हेलो। नमस्कार। आवाज आ रही है क्या? ओके ग्रेट, जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए, मैं बैटरी बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है सर। अब मेंस का पढ़ें या पीटी का? बेटा ठीक है। सॉरी, पहले मेंस का इस महीने पढ़ लो और कोशिश करो कि कंप्लीट हो जाए ज्यादा से ज्यादा। और कुछ बचेगा तो आगे कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। है ना। मैं ऑडिबल हूं सबको? दिखाई दे रहा हूं? है ना। ओके सर, इस बार पीटी बहुत ही टफ होगा। एंड ज्यादा है तो नंबर एप्लीकेशन भी। एक सेकंड रुकना बेटा है, देख लेता हूं कौन है। हाँ, तो शुरू करें। चलिए, कल हमने कहां तक देख लिया था? हम एग्रीकल्चर देख रहे थे शायद ना। नहीं, कल एग्रीकल्चर शुरू करने वाले थे। चलिए, आप सबको मैं क्वेश्चन तो दिखा ही चुका था कल। तो चलिए वहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। देखो भाई, हमेशा जब भी कोई इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे का पूरा सार समझने की कोशिश करो कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे एक हमें ओवरव्यू देता है अबाउट इकोनॉमी। ठीक है। अब इकोनॉमी मतलब अगर भारत का इकोनॉमिक सर्वे होगा तो भारत का ओवरव्यू, और बिहार का होगा तो बिहार की इकोनॉमी का ओवरव्यू। ठीक है। चलो जी, तो हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। अब जब हमें ओवरव्यू देगा तो हमें बताएगा ना कि हमारा बजट क्या है, गवर्नमेंट के पास कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रिसीट्स है, कितना डेट है। ये सब कल हमने पढ़ लिया था। हमें यह भी बताएगा कि हमारी इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बताएगा। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताने का मतलब क्या हुआ? यह बताएगा कि आपका एग्रीकल्चर कैसा काम कर रहा है, यह बताएगा कि आपकी इंडस्ट्री कैसी काम कर रही है, यह बताएगा कि आपका सर्विस सेक्टर कैसा काम कर रहा है। तो व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस? कि हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर कहां पर है, इंडस्ट्री कहां पर है, सर्विस सेक्टर कहां पर है। और ये जो तीनों कवरेज हैं वो आज से कल में हम कर लेंगे। ठीक है। यानी कि आज भी हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, मोस्ट प्रॉब्ली हम आज एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर लेंगे, और एग्रीकल्चर के बाद हम इंडस्ट्री को देखेंगे, फिर सर्विस सेक्टर को देखेंगे, ऐसे करके ये चलेगा। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को यहां पर देखने का काम करते हैं। जनरली कई बार हम लोग ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर, सबका मतलब समझ लो, एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो हमें पता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट फार्मिंग, कृषि की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर मतलब
इससे संबंधित क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र। संबद्ध क्षेत्र क्या होता है? जैसे फिशिंग या फिशरीज बोलते हो आप जिसको, है ना, यानी मछली पालन, या फिर मैं कह सकता हूं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, इसको एनिमल रेयरिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब जिसको हम लोग बागवानी बोलते हैं। तो ये कृषि से ही संबंधित है, ठीक है। फिर एक सेक्टर है जिसका नाम है लाइव स्टॉक के आगे ही इसको हम कहते हैं डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर भी है भारत के अंदर, ये बड़ा क्षेत्र है। अब चूंकि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं मेजर एम्प्लॉयमेंट की बेटा, तो मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या है? तो कल ही समझाया गया था कि मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में मेजर सोर्स क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी जमीन है, कितने किसान हैं, कितनी फर्टाइलिटी है, कितनी कितनी मतलब हमारे पास एरिया है जिस पर हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पाई चार्ट की मदद से समझाने का प्रयास किया गया है। क्या समझाया गया है कि जो भी बिहार की पूरी लैंड है, ठीक है, लैंड, ठीक, इन्होंने कहा उस बिहार की पूरी लैंड के ऊपर आपकी 54.20% सोन मतलब होता है बुआई, यानी कि फसल लगाई जाती है। इज दिस क्लियर? तो लगभग 55%, यानी कि आप देखो, मैं वापस से आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको आंकड़े एग्जैक्ट नहीं भी याद है चलेगा, बट आपको आंकड़े का क्रोनोलॉजी या आपको पैटर्न थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितना परसेंटेज या हमारे बिहार के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ लैंड किस यूज में इस्तेमाल हो रहा है। तो कहा कि लगभग 54% के आसपास लैंड जो है नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। किस पर्पस के लिए? बुआई के लिए, ठीक है। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो भाई आपके घर मकान ये सब चीजें बनेगी कि नहीं? तो वो एरिया जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वो कितना है? 23.5%, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं जैसे मैं किसी गांव में चला जाऊं तो गांव कैसा होता है? ये गांव है, ये मकान, ये मकान, ये मकान, ये मकान बने होते हैं। और आप देखते हो मेजर हिस्सा खेतों के रूप में पड़ा होता है, गांव का पड़ा होता है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक आदमी रह इतने में लेगा, खेत इतने में होंगे। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि बुआई वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर ये भी कह सकते हो। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेट सोन एरिया याद रखना है कितना है, और आपको ये याद रखना है कल्टीवेशन एरिया, नॉट कल्टीवेटेड एरिया कितना है। एक बात आपको और याद रखनी है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की बात चल रही है ना। दूसरा, एनवायरमेंट को मतलब उसका हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल्ड रहे, तो हमें थोड़ा फॉरेस्ट कवर भी याद रखना है। तो बिहार की टोटल लैंड का लगभग 6.6% एरिया फॉरेस्ट कवर है। तो कैन वी से दिस कि अगर हमें थोड़ा एनवायरमेंट को बेटर करना है, इनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, तो फॉरेस्ट कवर को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? यानी कि जो भी लैंड हम यहां पर, जैसे यहां पर लिखा है कल्चरलेबल वेस्ट, कुछ ऐसी जमीन भी है जो वेस्ट है, जिसका यूज नहीं किया जाता, तो वैसी लैंड को तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज है कि भाई ऐसी जमीनें पर आप फॉरेस्ट कवर बढ़ा सकते हो सकता है प्राइवेट लैंड है, लेकिन उसका उनसे भी बोलो कि आप अपने घरों के अंदर पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। तो एक क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है कि भारत के बिहार राज्य के रूप में, जो कि एक देश का एक बड़ा हिस्सा रखता है, यहां पर बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहां पर
कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ा सकते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स बताता जा रहा हूं आपको कहीं नोट कर लेने हैं, ठीक है, कि वी मस्ट हैव टू मोर फोकस टुवर्ड्स दिस, हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब यहां पर दो तीन बातें आप ध्यान रखें कि बिहार एक फर्टाइल सॉइल रखता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है, लेकिन इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा है। अब रीजन क्या है इसका, गंगा प्लेन्स, हाँ या ना, गंगा के मैदानी इलाके इज द रीजन। कैन वी से दिस कि गंगा नदी है, पानी की कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है, लेकिन वहीं एक चैलेंज भी है इसके ऊपर। क्या चैलेंज है कि फर्टाइल लैंड तो है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हद तक ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। अब पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो यहां से आप देखो, इफ यू हैव मोर पॉपुलेशन तो आपकी लैंड के ऊपर दबाव या प्रेशर ज्यादा होगा। अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया का 3% लैंड जो है वो बिहार में है। कहां पर है, बिहार में। ये आंकड़े देखो बेटा पता होने चाहिए कि बिहार के कंपैरेटिवली, क्योंकि इससे हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर पाएंगे कि बिहार की स्थिति भारत की तुलना में क्या है, दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि बिहार की स्थिति पूरे देश के अंदर जो अगर हम देखें तो एरिया वाइज कितनी है, तो हमने पाया कि 3% है एरिया, ठीक है, हाउसेज ऑफ 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 8.6% लोग बिहार में ही रहते हैं। आपको पता है, ठीक है, और पर स्क्वायर किलोमीटर यहां पर 1106 पर्सन है। अब आप कहोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन स्किप दीज डेटा फॉर द मेंस बट वी कैन नॉट स्किप दीज डेटा फॉर प्रीलिम्स। तो आपको ही ध्यान रखना कि मेंस के लिए हो सकता है मैं इसे स्किप कर दूं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी के आधार पर भी सवाल पूछे जा सकते। तो यहां बिहार के अंदर जो लोग बेसिकली रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1106 लोग रहते हैं। ऑल्दो लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो एग्रीकल्चर काफी हद तक लैंड को डोमिनेट करता है, यानी कि Bihar's land is not being used for majorly industrial workers, service sector, इसमें नहीं। The Bihar's land is being used for the majorly agriculture purpose। तो कृषि के उद्देश्य से यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अप्रोक्स या ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंड आर बीइंग यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर। यहां पर देख सकते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हम आधी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहां पर कोई कहे कि लैंड की कमी है तो ये सब बकवास है। हम वी कैन नाउ फोकस ऑन द इंडस्ट्री, और हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वेस्टेज एरिया है उसे भी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। अब जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले बुआई की बात हुई, तो हमें सबसे पहले फसलों की बात करनी चाहिए। किसकी बात करनी चाहिए, फसलों की। ये जो बिहार का टोटल सोन एरिया है, यानी कि जिस पर बुआई होती है, उस एरिया में फसलें, यानी कि जो फसल है और उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फूड ग्रेन्स, जिसको अनाज कहते हैं, खाद्य चीजें। तो जितना भी आपके पास लैंड है उस पूरे लैंड का 94.3% हम लोग खाद्य फसलें ही लगाते हैं बिहार के अंदर। यानी कि बिहार डज नॉट बिलीव, भले ही आपने एक इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, नील की खेती के बारे में, कि हमारे बिहार के लोगों को मजबूर किया गया कि उन्हें नील की खेती कराई जाए। उन लोगों के जाते ही हमने वापस अपना ट्रैक पकड़ लिया। अब चूंकि एक कारण और भी है कि कृषि का औद्योगिकीकरण अगर हम देखें तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कहा जाए कृषि का औद्योगिकीकरण, तो कृषि का औद्योगिकीकरण दो तरीके से हो सकता है। या तो आपके पास व्यापारिक फसलें हो, है ना। व्यापारिक फसलें क्या मतलब, जैसे ऐसी फसलें जो उद्योगों में काम आती हो। जैसे अगर मैं कहूं जूट,
कॉटन, है ना। इससे क्या होगा, उद्योगों में जाएगा ये कच्चा माल, ये इस्तेमाल के लिए नहीं है। दूसरी फसलें कैसी हो सकती कृषि के अंदर, खाद्य फसलें हो सकती कि नहीं बेटा, ये सब आपको उत्तर में लिखना होगा, खाद्य फसलें हो सकती। अब खाद्य फसलों की अगर मैं बात करता हूं तो खाद्य फसलों के मामले में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनरली जो खाद्य फसलें हैं उनको हम लोग, खासकर बिहार के अंदर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका कंजम्पशन या उपभोग भी ज्यादा होना चाहिए, और उनके पास खाद्य फसलों की मांग भी ज्यादा होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि बिहार जैसे राज्यों में कृषि में व्यापारिक फसलों पर जोर अधिक क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य की जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या अधिक है तो उपभोग यानी कि खाद्यान्न फसलों की मांग अधिक है, और खाद्यान्न फसलों की मांग अधिक है, इसलिए बिहार के किसान व्यापारिक फसलों से ज्यादा खाद्यान्न फसलों पर ध्यान देते हैं, है ना। सरकार क्या करती है, सरकार का क्या रोल है यहां पर, सरकार व्यापारिक फसलों से ज्यादा एमएसपी खाद्य फसलों पर देती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि खाद्य सुरक्षा आए, यानी कि फूड सिक्योरिटी आए, फूड सिक्योरिटी आए, खाद्य सुरक्षा आए, यही तो चाहती है। क्या मेरी बात आप सब लोगों के समझ में आ रही है। ये देखो हमने छोटी सी बात का डिस्कशन किया और हमने क्या आउटकम निकाला। आपसे पूछा गया कि भारत बिहार के अंदर कौन सी फसलों की तरफ हमारा अधिक झुकाव है। सवाल देखिए कि कृषि में जो बिहार की कृषि है वो किन फसलों की तरफ अधिक झुकी हुई है, तो हम कहेंगे कि खाद्यान्न फसलों की तरफ अधिक झुकी हुई है। अब कारण बताइए। अब कारण में हमने देखा कि क्योंकि एक तो वहां पर व्यापारिक फसलों कम होती हैं, और दूसरा हम वहां पर ये कह सकते हैं वहां, और कई और कारण भी हैं, जैसे जलवायु भी एक ऐसा कारण है, जनसंख्या भी एक ऐसा कारण है ना। तो इसलिए यहां पर, और खाद्य सुरक्षा भी एक ऐसा कारण है, भारत में खाद्यान्न फसलों की मांग अधिक है, तो इसलिए इनकी यहाँ सरकार की नीतियां भी एक कारण है ना। तो इसलिए हम यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है इतना। कहते हैं कि टोटल जो लैंड है जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं उसके 94% हिस्से पर हमें यहां पर देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, फूड क्रॉप बिकेम द कंजम्पशन इज हाई, यस। अब यहां पर एक चीज और हम लिख सकते हैं, जैसे हमसे ये कह सकते हैं कि अच्छा तो फिर तो क्या प्रॉब्लम होगी, फिर तो यहां पर कोई ऐसा भी आ सकता है कि कोई आपसे काउंटर में ये कह सकता है कि इसका मतलब फिर तो बिहार तो गरीब ही रह जाएगा, कोई ऐसी फसल ही नहीं उगाते ये लोग जो काम की हो, हाँ या ना। कह सकते कि नहीं कह सकते। तो हम इनको समझाएंगे कि देखो बेटा, हम इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, हमें पता है कि खाद्य फसलों में भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अगर हम इसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ दें। ठीक है, पॉइंट बना के लिखते रहो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अगर हम इसे जोड़ दें तो हम भाई यहां भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कमा सकते हैं कि नहीं। तो यस, दिस इज द थिंग, वैल्यू एडिशन होगी, इससे किसानों की आय बढ़ सकती है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ने का क्या फायदा है आपको पता ही है। क्रॉप सेक्टर में किस तरीके से इन्होंने बांटी हुई चीजें देखो जी। पहला इन्होंने कहा कि 87.9% में तो ये सीरियल्स है, यानी कि अनाज, अनाज बोते हैं। दालों का परसेंटेज 6.4% है, गन्ने का परसेंटेज 3.1% है, ऑयल सीड का परसेंटेज 1.7% है, फाइबर क्रॉप्स का परसेंटेज 0.9% है। अब ये परसेंटेज हमें क्या दिखाते हैं, जैसे कोई ये कह दे, ध्यान से सुनना, कि बिहार में माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, तो उस कुपोषण का कारण क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन युक्त डाइट का अभाव, हाँ या ना, कह सकते हैं यस। तो दो भाई प्रोटीन, तो हम ये कह सकते हैं कि दालों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, बोलो ना, दिया जाना चाहिए, और हमें कल्टीवेबल एरिया थोड़ा सा
बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये केवल 6.4% है, इसलिए ये भी है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बैलेंस, ऐसा नहीं कि केवल गेहूं चावल कर रहे हैं और दूसरी फसलों के लिए बिहार को इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े। दाल के मामले में हमें याद है, जहां तक 2027 तक भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। भारत की बात कर रहा हूं, लिख लो। अभी दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, हमें पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट भी करना पड़ता है दालों के मामले में, और दाल पीडीएस के तहत बांटी जाती है। अगर हम दालों को बांट सके, दालें प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स है ना, तो यहां पर उसी चीज को दिखाया गया है। क्लियर है इतना? चलिए आ जाओ, जरा कुछ और बातें करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि बिहार का फूड ग्रेन प्रोडक्शन सॉ अ 4.8, अनाज का जो उत्पादन है वो 4.8% की समृद्धि दर प्राप्त करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, सीरियल्स, मेज और पैडी, ठीक, यानी कि जो अनाज है उसका उत्पादन 10% की समृद्धि दर प्राप्त करके बैठा हुआ है। मेज यानी कि मक्के का उत्पादन जो है यहां पर 17.1% का करके रखा हुआ है। पैडी, धान का जो उत्पादन है वो 3.2% के रेट से बढ़ रहा है। अब इसको देखकर ये लगता है, ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि, अब याद करो, मैंने आपको हो सकता है हरित क्रांति पढ़ाया है। हरित क्रांति याद करिए, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या आपको याद है? ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया गया आपको? यस, पढ़ाया गया होगा। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया होगा कि बिहार नहीं बल्कि पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में सबसे आगे हैं, जिसमें बिहार का नाम नहीं था। ठीक है, क्या हम बिहार में अगर प्रति किलोग्राम की बात करें तो इसमें और सुधार ला सकते हैं, यानी कि चावल या धान का उत्पादन तो अपने चरम पर है, देखो। ठीक है, अनाज के उत्पादन में नहीं, इनमें सुधार लाया जा सकता है क्या? यस, थोड़ा और संभावना भी है। और नेशनल में कई ऐसे राज्य हैं जो बिहार से भी अच्छा कर रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा का नाम है। ठीक है, उसका एक बड़ा कारण भी है, कई सारे कारण हैं, लेकिन आप कह सकते हैं हरित क्रांति के अधिकतम बेहतर परिणाम इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिले थे, बिहार उनमें बाद में आता है। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार के लिए एक अच्छी चीज है कि पिछले कुछ समय में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी भी राज्य का उत्पादन बढ़ता है, जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं, ये डेटा हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार का उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहा, जरा ध्यान से देखो, पहला, इससे क्या आएगा सर? इससे फूड सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, दूसरा और क्या आएगा? न्यूट्रिशन, है ना, पोषण मिलेंगे लोगों को, फूड सिक्योरिटी हालांकि उसी के अंदर आ गई। तीसरा एक है कि प्राइस स्टेबल रहेंगे फूड क्रॉप्स के, है ना, अगर आप अच्छा उत्पादन करते हो तो। चौथा, यहां पर हम ये कह सकते हैं फार्मर्स इनकम बढ़ सकती है। पांचवा यहां पर कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है कि नहीं? ये बोलो जी, हाँ या ना। ये तो इनके उत्पादन से ये फायदा हो रहा है हमें, और इसमें क्या खराबी है? होना ही चाहिए। फिर यहां पर कह रहे हैं कि जैसे जो मोटे अनाज है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, जूट का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा है, यानी कि मोटे अनाज का प्रोडक्शन 16% बढ़ा है। ठीक है, जूट क्रॉप्स का प्रोडक्शन 1% बढ़ा है।
पल्सेस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। आपसे कारण पूछे वाई, क्यों हो गया भाई? तो अगर मुझे एक लाइन में इसका आंसर देना हो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो, कृषि रोड मैप, हाँ या ना? 1 2 3, इज दिस क्लियर? क्या बिहार के कृषि रोड मैपों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस तरह के उत्पादन को बढ़ाने में, हाँ या ना? बोलो सारे लोग, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार के कृषि रोड मैप ने जो 5-5 सालों के लिए बनाए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल बिहार के उत्पादन को बढ़ाने में भूमिका निभाई है ना? अब अगर इसको दूसरे और देखें कि बिहार के क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुआ है, कारण क्या बता रहे, क्यों ऐसा हो गया? तो इन्होंने कहा एक तो हमने बढ़िया क्वालिटी के बीज डाले, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और मॉडर्न इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है? ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि कुछ चीजें हमें और देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसे कारण, जैसे एक सवाल पूछे कि उत्पादन बढ़ने के कारण पूछ रहा आपसे, कारण बताओ। दूसरी नीचे वो ये भी बता रहा है कि सॉइल इरोजन, मृदा का क्षरण जो होता है उसका बताओ, और ये जो क्रॉप को नुकसान पहुंच रहा है उसका कीड़े लग रही है। एराटिक रेनफॉल, मतलब वर्षा हो रही तो हो जा रही, नहीं हो रही तो हो ही नहीं रही, यानी कि उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जब मन करता बारिश हो जाए। राइजिंग टेम्परेचर्स, फसलें क्या इतना टेम्परेचर झेलने के लिए तैयार हैं? नहीं है। ड्रॉट एंड फ्लड कंडीशंस, बिहार के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही है। कोसी वाले रीजन में बाढ़ है, तो अगर बारिश नहीं हो तो गंगा के मैदानी इलाकों में सूखा है, हाँ या ना? क्या ऐसा होता है कई दफे गंगा में पानी कम हो जाए तो जानो सूखे की चमेट में आ जाएंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एज ऑफ नाउ 2023 से 2028 के बीच में, जो कि हमारा 4th कृषि मैप, रोड मैप है, उस रोड मैप के अंदर हमने ध्यान दिया है कि एक तो हम वाटर मैनेजमेंट ठीक करेंगे पहले, ठीक है? दूसरा, यहां पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रा को और ज्यादा अच्छा किया जाएगा। तीसरा है कि पेस्ट जो या हम डालते हैं बेसिकली इंसेक्टिसाइड के लिए, या जो भी कीटनाशक, कवकनाशक, ऐसी चीजों को डाला जाता है, उनका यूज यानी कि लेस केमिकल यूज करेंगे। तो यहां पर एग्रीकल्चर रोड मैप के अंदर हमें यह भी बताने की कोशिश की जा रही है। वक्त के साथ लोगों को, देखो आप एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल या अच्छा कब बना सकते हो? तभी तो बना सकते हो जब लोगों को आप अवेयर कर लोगे। अगर आप अवेयर ही नहीं कर पाओगे तो कैसे बना लोगे, है ना? तो हमें यहां पर लोगों को बताना भी पड़ेगा कृषि रोड मैप अपने पीक टाइम पर चल रहा है, अगर ये ठीक तरीके से काम करता है देन इट इज गुड, नहीं करेगा तो फिर समस्या हो सकती है, ठीक है? चलिए, अब मैं यहां पर कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेंड्स बता देता हूं। आप सब लोगों को इसकी एक कॉपी मिल चुकी होगी, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेंड्स क्या है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर कहां पर सबसे ज्यादा राइस होता है। तो सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यहां पर आपको रोहतास में देखने को मिलती है। यानी कि रोहतास में अगर मैं 1 हेक्टेयर में गेहूं राइस लगाऊंगा, तो मैंने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे सवाल बनते हैं और आज भी हम उसी पे बात कर रहे हैं। आपको लगे कि ये बस प्रोडक्टिविटी, आपको यहां पर रीजनल डिस्पैरिटी नहीं दिख रही है कि बिहार के दोनों ही राज्य हैं। अब बिहार के दोनों राज्य हैं तो मधुबनी के अंदर प्रति हेक्टेयर इतनी उत्पादकता कम क्यों है और रोहतास में इतनी ज्यादा क्यों है? बताओ जरा कारण। ये रीजनल डिस्पैरिटी है कि नहीं है? अब ये कारण क्या है तो हमें समझना पड़ेगा कि हो सकता है क्योंकि राइस या पेडी कैसी क्रॉप है, तो राइस या पेडी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है,
देखो हर चीज को आपने पढ़ना नहीं होता। मैं रोहतास और मधुबनी पर्सनली कभी विजिट नहीं किया हूं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आई मे नॉट पर्सनली नो द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, बट आई कैन राइट द आंसर। ऐसा हो सकता है कि मैं रोहतास और मधुबनी कहीं नहीं गया हूं, लेकिन मैं आंसर लिख दूंगा इसका कि लोएस्ट प्रोडक्टिविटी मधुबनी में क्यों है। क्योंकि वी नो द नेचर ऑफ राइस ना, हमें राइस का तो पता है ना, हमें बिहार का रिसोर्सेस का भी तो पता है कि बिहार में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट राइट अबाउट दैट। हमने कहा कि वाटर इंटेंसिव है क्रॉप, तो वाटर इंटेंसिव है तो रोहतास के लोगों को पानी ठीक मिल रहा है और मधुबनी में नहीं मिल रहा। पहला कारण तो यही होगा, है ना। जस्ट अपलोड हुआ है अभी, कोई बात नहीं, हो गया ना। अब क्लास के बाद कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं किया तो चलो अभी कर लो, कर लो। और अगर कोई चीज ऐसी मतलब मैंने कहा है और वो डाउनलोड अगर बच्चा नहीं हुई है, सर पीडीएफ करंट अफेयर्स की भी अपलोड करा दीजिए, ठीक है। आफ्टर द सेशन आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड ही विल बी अपडेटेड सोन इट, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, आपको बहुत जल्दी अपडेट अपलोड करके देंगे, आप उस चीज को परेशान मत होइए। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूं, क्या है जैसे मान लो मैंने आई हैव टोल्ड टू एनीथिंग टू यू, कुछ भी कहा मैंने ड्यूरिंग द क्लास और वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो एक आप काम कर सकते हो कि उसके बारे में मैनेजमेंट को कॉल कर दो, बोल दो कि सर ने ये कहा था, एंड अगर उधर से कोई लेट हो रहा है, यानी जस्ट मेंटेन द चैनल वेयर यू कैन इजिली कम्युनिकेट। तो आई थिंक द इंस्टीट्यूशन हैज ऑलरेडी प्रोवाइड यू द नंबर्स, आपको मिला है ना एक कॉन्टेक्ट नंबर, बात कर लिया करो कि सर वो बोला गया था तो अपलोड करा दो। कभी कभी होता है ऐसा, मतलब कोई चीज है मान लो अपलोड करनी थी और अपलोड नहीं हुई, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे टाइपिस्ट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत आ सकता है, वो इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है, तो इट मे पॉसिबल। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इजीली यू आर फ्री टू कॉल, आप ऐसा नहीं, डरना नहीं है आपने, तुम कहां है आप डरने वाले लोगों में से हो, तुम तो नेता हो, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लीडर हैं, आप लीडर होके बात करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो तुमने मैनेजमेंट से कह देना है कि सर से सर ने कहा था नोट्स अपलोड, किसी भी सर का हो, आपने इंतजार नहीं करना है कि 4 दिन बैठे इंतजार कर रहे हैं, समय की बर्बाद कर रहे हैं। हमने इस बार रिजल्ट चाहिए इस बैच से, है ना। तो जितना पोटेंशियली आप काम कर सकते हैं करिए। आओ जरा, अब रोहतास में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अधिक है, और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि मधुबनी में लोएस्ट प्रोडक्टिविटी लो है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असंतुलन देखना, क्षेत्रीय विषमता दिखाई देती है। तो क्षेत्रीय विषमता, जब रीजनल डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कई किसको पता है, भारत के कंटेक्स्ट में क्या पढ़ोगे कि सर भारत देश में केंद्र सरकार ज्यादती करती है, यानी कि केंद्र सरकार गुजरात को खूब पैसा देती है, बिहार को नहीं देती। तो ये केंद्र सरकार रीजनल डिस्पैरिटी करती, इसलिए गुजरात डेवलप हो गया, हमारा बिहार नहीं हुआ। तो बिहार की सरकार भी तो डिस्पैरिटी करती कि कैसे ये रोहतास वाले ज्यादा कम भैया फसल कर रहे हैं, और कैसे उतनी ही जगह में मधुबनी, तो यहां पर हम कह सकते हैं मधुबनी के किसान ज्यादा गरीब होगा इन कंपेयर टू रोहतास फार्मर्स, या रोहतास जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी तुलना में, है ना। तो रीजनल डिस्पैरिटी होती है, राज्यों के अंदर भी पाई जाती है, वो क्षेत्रीय विषमता पाई ही जाएगी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि बिहार का जो मेजर 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दिखाई देगा, और उनके दरमियान की अगर बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर 25% के आसपास टोटल प्रोडक्शन करते हैं। आते हैं वीट के ऊपर, तो ये भी लोएस्ट, और यहां पर बताया गया कि खगड़िया एक जगह है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है जमुई में। 3 ऐसे राज्य, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, कैमूर और भोजपुर, जहां पर बिहार का टोटल प्रोडक्शन होता है 21.1%। अगर मेज यानी कि मक्के की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अरेरिया में होती है, 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन करता है, अकेले ही कर देता है ये। तो आप कहोगे कि अरेरिया में अगर 20 हो रहा तो बाकी एरिया में बहुत हो रहा होगा। अदर मेजर मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आता कैथर, कटिहार सॉरी, एंड पूर्णिया एंड
क्या है, पूर्णिया एंड खगड़िया। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो परसेंटेज ऑफ राइस एंड व्हीट है, उसके कंपेरेटिवली मेज यानी मक्के का उत्पादन उतना नहीं होता बिहार के अंदर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आप बिहार में अगर मैं यहां पर देखो तो वी कैन से कि मक्के का उत्पादन 17.1% पर है। ठीक है, यस, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ठीक है। दाल के मामले में देखो, दाल वाला अभी मैंने आपको बताया था कि पल्सेस होना बहुत जरूरी है। अगर दाल होगी तो जो आपका फूड सिक्योरिटी वाला हिस्सा है, यानी कि खाद्य सुरक्षा, हम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। अब खाद्य सुरक्षा में देखो, जैसे मैंने कहा था, जैसे एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 02, पढ़िए क्या है ये है, एलिमिनेशन ऑफ हंगर, जीरो हंगर बोलते हैं इसको। अब हम सबको चाहिए कि हम जीरो हंगर कर दें। हंगर का मतलब ये नहीं है कि भर के तुमको दे दिया और खा लिया, नहीं। हंगर का मतलब है न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम सुना है आपने? यस। कितनी रैंक है उसमें? 111 रैंक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि भारत के लोग कोई खा रहे हैं और भूखे पेट सो रहे हैं। कुछ नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं भूखे पेट सोते हो, लेकिन भारत के अंदर हंगर जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है ना, और पीडीएस के तहत सबको फ्री में अनाज दे रहे हैं। और अनाज कितनों लोगों को दे रहे हैं? कहते हैं कि 67% पॉपुलेशन को दे रहे हैं। लगभग 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, जिसमें अनाज में मतलब गेहूं चावल देती सरकार की, मरोगे नहीं, खा के बस जिंदा रहो। लेकिन ये चीज क्या इनफ है? इनफ है ये? तो आप ये कहोगे कि सर इनफ तो केवल गेहूं और चावल खा के तो आदमी नहीं जी सकता। तो इसमें जोड़िए, फिर क्या जोड़ सकते हैं? सबसे रिच प्रोटीन जोड़ सकते हैं, दाल। तो दाल का पर्याप्त उत्पादन आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब दाल हम भारी मात्रा में करते ही नहीं है। पहली वाली स्लाइड देखो, दिखाई देगा। अगर हम अनाज दूसरे हिस्से में करते हैं ज्यादा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि दालों का उत्पादन 6.54% एरिया में हो रहा है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि दालों के उत्पादन को और बढ़ाने की जरूरत है? नहीं बढ़ाए तो हमें फिर आयात करना पड़ेगा। कहां से करेंगे? अन्य राज्यों से, जैसे राजस्थान से, यूपी से। तो इससे क्या होगा भैया? आयात बिल भी तो बढ़ेगा, बोलो। और पैसा फिर यूपी, राजस्थान या ऐसे मध्य प्रदेश जहां पर ये सब चीजें हो रही होंगी, उनके किसान ज्यादा कमाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर हम इसको और प्रमोट कर सकते हैं। तो दालों का बड़ा योगदान है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर है? सबसे ज्यादा उत्पादन दालों का पटना, औरंगाबाद और नालंदा में होता है। लेकिन सबसे अधिक यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहां है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बेगूसराय, नालंदा और सिवान में है। ठीक है। अब यहां पर दो तीन बातें और मैं कर देता हूं आपके लिए। एक, किसानों के लिए एक नया अवसर आया है जिसको हम शुगर केन कह सकते हैं। ठीक है। आप कहोगे नया अवसर, आपने क्यों कहा? गन्ना कौन सी नई फसल है? कौन से अभी आज इजाद हुई है? ये तो वो कई सालों से हो रही है, कई 100 सालों से हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि गन्ने के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मान सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई कह दे अच्छा फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा ब्राजील आता है। ठीक है। और गन्ने का ही एक केस पढ़ाया था मैंने WTO में कि ब्राजील, ग्वाटेमाला एंड ऑस्ट्रेलिया ना कंप्लेंट रिगार्डिंग द सब्सिडी नॉर्म्स ऑफ इंडिया फॉर द शुगर केन। तो वो एक केस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ड्यूरिंग द क्लास वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। याद आया है? यस। तो अब यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया ये जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम यहां पर ये देख रहे हैं कि शुगर केन
गन्ने के मामले में बिहार, जो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन गन्ना क्या किसानों के लिए एक स्कोप है, अवसर है? तो गन्ने का बड़ा इस्तेमाल तो चीनी बनाने के लिए होता है, ठीक है? या मैं यहां पर थोड़ा सा गन्ने को एक्सप्लेन कर देता हूं, कई दफे सवाल बनता है इससे। पहला है सुगर केन, ठीक है? तो ये जो गन्ना है, इस गन्ने का मेजर इस्तेमाल चीनी या आप गुड़ बनाने के लिए करते हैं, ठीक? गन्ना बेसिकली आजकल चर्चा में है, किस लिए? तो एथेनॉल बनाने के लिए। क्या इसलिए चर्चा में है कि गन्ने ने एथेनॉल, एक बायोफ्यूल पर काम करना शुरू किया, तो एक नई इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हो गई कि जो किसान गन्ना चीनी मिलों को नहीं बेचना चाहते, वो एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को बेचे, एथेनॉल बनेगा उससे। तो आय में वृद्धि हो सकती कि नहीं? आय में वृद्धि हो सकती है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस, एक तरीका हो सकता है। एक और बड़ा कारण है कि एथेनॉल बायोफ्यूल है, इसलिए एथेनॉल को हम पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोल में ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिलाना, किसी चीज को यूज करते हो, ब्लेंड होता है वो, है ना? जैसे मिक्सी है, ब्लेंडिंग करती है वो, ब्लेंड, ठीक है? पेट्रोल ब्लेंडिंग। आजकल हम E10 कर रहे हैं। E10 का मतलब है 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। लेकिन उद्देश्य हमारा है कि 2025 तक हम E20 करें, एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करें, यह उद्देश्य है। तो 20% ब्लेंडिंग करोगे तो एथेनॉल की मांग बढ़ेगी कि नहीं? मांग बढ़ेगी किसी चीज की, गन्ने की मांग बढ़ेगी, एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, तो गन्ने की मांग बढ़े तो गन्ने की कीमत बढ़ेगी, है ना? तो ये एक आइडिया, फायदा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या है? बिहार का किसान कहता है साहब गरीब है हम। अगर गरीब हो तो आपदाओं को अवसर में बदलना आना चाहिए आपको। आपके लिए अवसर है, आप अपने गन्ने को एथेनॉल की तरफ ले जाएं और इसमें उत्पादन को बढ़ाएं। हो सकता है आपके लिए और मौके निकल कर आए। तो गन्ना कैसे और बढ़े, किस तरीके से गन्ने की फसल लगाई जाए, क्या कर सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना चलाई जाती है। दिस स्कीम इंसेंटिवाइज फॉर द सुगर केन ग्रोवर्स, providing subsidies, certified seeds to select the beneficiaries through the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे आप पैक्स वगैरह होते हैं, हमारे होते हैं यहां पर। आप पैक्स जानते हैं? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, पैक्स। अब ये पैक्स क्या करती हैं? पैक्स जैसे अनाज वितरण का काम करती हैं। पैक्स तो आजकल जनरली पैक्स तो लोन वगैरह के लिए ओपन करी गई, लेकिन अब इनको अतिरिक्त काम भी है। बीज भी देती हैं, यानी सीड्स भी दे देंगी आपको, फर्टिलाइजर्स भी देती हैं, है ना? या फिर इसके अतिरिक्त पेस्टिसाइड्स भी देंगी, ये सारा काम। तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत उच्च क्वालिटी के इंसेंटिव बेस्ड आपको बीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब बीज प्रोवाइड करते हैं का मतलब यह है कि यहां पर आपको पैसे दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको सब्सिडी ऑफ 210 रुपीज पर क्विंटल फॉर सर्टिफाइड शुगर केन सीड परचेजेस इज प्रोवाइडेड अप टू द मैक्सिमम 2.5 एकड़। अमाउंट कितना है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं भी है। आप ये याद रखना कि देखो, हर चीज का अमाउंट बहुत फैक्चुअली आप याद नहीं रख सकते, ऑब्वियस सी बात है। जहां याद रखना होगा मैं बता दूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वहां याद रखना पड़ेगा आपको। याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? कि जब फसल का बीमा कराते हैं तो कौन सी फसलों का होता है और कैसे होता है, ये याद रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि द क्वेश्चन में आस्क्ड
कि एक्सप्लेन द फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड हाउ दिस स्कीम इज हेल्पिंग टू फार्मर्स टू सेव देयर क्रॉप्स। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस प्रकार से किसानों को उनकी फसलों को बचाने में मदद करता है। ठीक है, पैक्स देती है या पीआरआई? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब पंचायतों के द्वारा खोली गई संस्थाओं को ही पैक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पंचायत जो होती है उन्हीं के अंदर ये सब संस्थाएं काम करती हैं। तो पीआरआई इंस्टीट्यूशन मतलब सामुदायिक केंद्र वगैरह होते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा ना कि जैसे पंचायत भवन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पैक्स वाले बैठे हैं। तो ये सब संस्थाएं इसी के अंतर्गत चलाई जाती हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान रखो कि उत्पादन वक्त के साथ क्या होना है, बढ़ाना है। अच्छा हाँ, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आपके साथ सवाल लिख रहा था, एक्सप्लेन द पीएम फसल बीमा योजना and how this is contributing to save their crops या save their या how this how this scheme is ensuring their guaranteed income। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फसल बीमा योजना क्या है और फसल बीमा योजना किस प्रकार किसानों को एक निश्चित आय का वादा करती है? तो ये बिल्कुल सही है कि फसल बीमा योजना रबी की क्रॉप, आप लिखिए, मैंने लिखाया होगा आपको, पहले नहीं लिखाया तो अभी समझ लीजिए इसको। फसल बीमा योजना जनरली एक ऐसी स्कीम है जो क्रॉप इंश्योरेंस करती है, फसलों का बीमा करती है। अब जब हम फसलों का बीमा करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है वहां पर कि फसलों का बीमा करने वाली इस योजना के अंतर्गत रबी की फसल, खरीफ की फसल और यहां पर व्यवसायिक कॉमर्शियल फसलों का बीमा किया जाता है। जब आप बीमा कराते हैं यू हैव टू पे सम प्रीमियम। तो खरीफ की फसल के लिए आपको 2% प्रीमियम ऑफ क्रॉप देना पड़ेगा, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम ऑफ क्रॉप देना पड़ेगा एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए आपको 5% देना पड़ता है। ये है पूरा सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई बहुत यूनिकनेस बात नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर एक बात आप और याद रखें कि पूछ रहे हैं कि किस प्रकार ये फायदा किसानों को पहुंचा सकती है। तो किसान की फसल लगाई, फसल पे ओलावृष्टि हो गई, है ना, ओले गिर गए, फसल मतलब कई बार ऐसा होता है किसी ने आग लगा दी, जंगल में आग लग गई तो पेड़ भी बहकते बहकते आपका खेत भी आ गए उसी। टेम्परेचर बहुत होता है, बाढ़ आ गई, है ना, नेचुरल कैमिटीज हो गई, तो फिर आप उस फसल बीमा योजना के तहत अपनी क्रॉप पर किए गए इंश्योरेंस का अमाउंट पालोगे। तो ये हमारे किसानों को एश्योर्स टू टेक सम रिस्क, यानी कि ये उनको जोखिम लेने के लायक बनाता है। ऐसा नहीं कि जोखिम नहीं, जोखिम लेने के लायक उनको बनाता है कि वो आसानी से जोखिम ले सके। तो क्या अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं, एक मैं क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है उससे संबंधित सवाल पूछूं कि राइट अबाउट द बिहार एग्रीकल्चर, बिहार के कृषि के बारे में लिखिए आप। ठीक है, इसको और अच्छे ढंग से भी क्वेश्चन को पूछेंगे कि बिहार में किस प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, जैसा हमने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, याद करिए, उसमें था कि नेचुरल रिसोर्स बिहार में क्या है और कौन से नेचुरल रिसोर्स एग्रो प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्स फूड प्रोसेसिंग में, ऐसा कुछ था, वहां यूज होते हैं। ऐसे करके था कि बिहार में कौन सी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री, और फिर उसमें से 2 कोई इंडस्ट्री चुनकर उनके बारे में लिखना था, याद है। ऐसा हो सकता है कि बिहार के एग्रीकल्चर के बारे में पूछें और फिर कहें कि आप किसी 2 क्रॉप्स के बारे में डिटेल से बताइए कि बिहार में उनकी क्या स्थिति है। हम फंस गए, है ना, क्योंकि हम ये तो जानते हैं बिहार में क्या फसलें हैं, तो फसलों की स्थिति आपको यहां पर पता है, हम आसानी से लिख सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि बिहारों में, बिहार आप बताइए, जस्ट एक्सप्लेन द बिहार एग्रीकल्चर, बिहार के एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन कर दीजिए। और जब आप एक्सप्लेन करें बिहार के एग्रीकल्चर को तो ऐसा नहीं, देखो कोई सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, या हम पढ़ाते वक्त आपको ये एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसे डायरेक्टली सवाल नहीं आता कभी भी। क्या से पूछे कि गन्ना क्या है, गन्ने की उपयोगिता बताइए, नहीं, पढ़ाते हुए गन्ना क्या है, गन्ने की उपयोगिता क्या है, यह हम बताते हैं। लेकिन इस गन्ने को हम केवल एक
पैरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 या 4 लाइनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से इसे बताया जाता है। दालों की बात बताई, अब कोई कहता है दालों के उत्पादन, यानी अगर मैंने क्या कहा, माल न्यूट्रिशन के बारे में सवाल पूछ रहा है, कुपोषण के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो कुपोषण का सवाल अगर हमसे पूछ रहा है तो दाल से उसका क्या लेना देना था? आप इमेजिन करो ना, करना पड़ेगा वहां पे, आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे कि बिहार के अंदर माल न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है? तो माल न्यूट्रिशन तो आप लिख दोगे कि कुपोषण होता है, उसमें अलग अलग स्टेटस, स्टंटिंग, वास्टिंग, ओबिसिटी, ये स्थितियां होती हैं। मोटापा है, कोई हाइट के अकॉर्डिंग अपना बहुत दुबला पतला होता है, कोई उम्र में बहुत शॉर्ट होता है, ये लिख दिया। होता क्यों है? तो उसमें लिखना पड़ेगा ना कि न्यूट्रिशियस जो एक्सेस है हमारी बिहार की पॉपुलेशन का, वो ठीक नहीं है। तो भाई न्यूट्रिशन में उन्हें क्या मिलना चाहिए? अंडे मिलने चाहिए। अंडे तो सरकार दे नहीं पाएगी, अगर देगी तो वो अच्छा अंडा क्यों नहीं दे सकते? आप पूछिए, तो फिर क्या करोगे? तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि अंडे के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अंडा सरकार, आप देखो अंडा भी एक बेहतर रिसोर्स ऑफ वो है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार की सरकार हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को अंडे दे दे, लेकिन अंडा वेज डिश नहीं है ना, वेज नहीं है, और बहुत सारे लोग बिल्कुल इसको छूना भी पसंद नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं अपने घर की ही बात कहूं, है ना, हाँ, अपने घर की ही बात कहूं, तो हमारे घर में जैसे वेजिटेरियन माहौल है, तो अगर मेरी माँ को कोई कहते हैं कि अंडे लेके, तो वो किचन में उसे नहीं जाने देंगी। आपके यहां भी हो सकता है वो, है ना। जिनके घर में अंडा होगा वो अलाउ कर दें, तो ये एक रीजनल प्रॉब्लम का एक इशू बन सकता है। तो ये कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है खाने की, होती है कि नहीं होती? अब जैसे मैं हूं, मैं अंडा खा जाऊंगा, जहां देखूंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं खा जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं खाते उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उन चीजों को हम उनसे प्रोटीन का सोर्स पहुंचा नहीं सकते, तो क्या हम प्रोटीन का सोर्स पहुंचा सकते हैं दालों से? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। तो दाल, यानी कि यहां पर जो पल्सेस होंगी, दैट इज गुड, वो एक अच्छा तरीका हो सकती है जिनके माध्यम से इंश्योर किया जा सकता है। तो शुगर केन के बारे में मैंने बताया कि शुगर केन का हाईएस्ट उत्पादन वेस्ट चंपारण में होता है, और प्रोडक्शन जो है 64.54% यहां पर प्रोडक्शन हो जाता है। अब बिहार के हॉर्टिकल्चर को भी समझते हैं। बिहार का हॉर्टिकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। जैसे हॉर्टिकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिहार का, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर कैन बी अ सोर्स फॉर द रॉ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या यही हॉर्टिकल्चर, चाहे वो बनाना, मैंगो, गुआवा, लीची, ये जितना भी हो रहा है बिहार के अंदर, ये सारा का सारा हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डालकर जूस बना सकते हैं, इनके कई बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर बिहार का काफी हद तक हम देखें तो यहां पर जो एरिया है वो 3.7 लाख हेक्टेयर है, और टोटल आउटपुट जो है वो 52.39 लाख टन है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि द बिहार हैज गुड रॉ ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर हम लोग चाहें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहां पर थोड़ा सा काम करके इसको, और जैसे जूस बना सकते हैं, इनके अलग जैम बना सकते हैं, है ना, मिक्स्ड कई अलग अलग चीजें बनती हैं, अचार बनते हैं ना, वो चीजें का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, आ जाओ, यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो सबसे ज्यादा एरिया में बिहार में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा एरिया में बिहार में होता है मैंगो, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, तो हालांकि वजनदार भी होता है, तो बनाना, केला सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा मैंगो होता है, मैंगो सबसे ज्यादा एरिया में है, 1.63 लाख हेक्टेयर में है। बनाना दूसरे नंबर, और लीची फिर तीसरे नंबर। तो बिहार की लीची तो दिल्ली तक आती है, फेमस भी है काफी हद तक। हाँ, बिहार में काफी यूनिक टाइप का एक बनाना भी होता है, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता। वो बनाना नहीं होता, बल्कि वो केले के छोटे भाई होते हैं, याद है, एकदम छोटे छोटे, उनका नाम मुझे नहीं पता है।
वो मैंने एक बारी बिहार से ही कोई आया था तब मैंने देखे थे कि भाई ये अच्छा ऐसा केला, क्योंकि हमारे यूपी में वहां नहीं होता वो। तो हालांकि बिहार के केले भी काफी हद तक फेमस है, उनको अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो बनाना की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केले आपको मधुबनी में देखने को मिलेंगे। एक दो स्टेट्स का थोड़ा सा आइडिया हमको रखना है। बिहार, मधुबनी, वैशाली एंड मुजफ्फरपुर के अंदर 54% होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। गुआवा आपको यानी कि अमरूद भी देखने को मिल सकता है, नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, यहाँ पर 58% होता है। लीची मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली, यहाँ पर भी होती है लीची, सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। ठीक है, मैंगो की बात करें तो दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वैशाली के अंदर भी मैंगो होते हैं। तो ये एक तरीका है। क्या नाम है उसका? हाजीपुर चीनी केला। ओके ओके, तो मैंने उसका नाम सुना नहीं था, लेकिन आपने मुझे बता दिया, तो अब मैं आगे के लिए रिकॉल रखूंगा। थैंक यू सो मच प्रिया, है ना। इस तरीके के अब मैंने देखे नहीं थे, लेकिन मैंने देखे तो मुझे बड़ा देखने के बाद लगा कि यार ये मुझे तो एक टाइम के लिए लगा, मुझे लगा ये अंडर डेवलप्ड या जैसा होता ना कि अविकसित केले हों वो, मुझे एक टाइम को ये लगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं, अविकसित नहीं है, ये पूरी तरीके से विकसित है, इनका यही साइज है। तब मैंने अपने मन को बड़ा समझाया उस चीज के मामले में कि ठीक है चलो फिर, हाँ खाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर सब्जियों का भी हम देख सकते हैं। स्टेट प्रोड्यूस्ड 163.499 lakh tons of vegetables cultivated in 8.9 lakh hectares। 8.9 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है बेसिकली सब्जियों की। पोटैटो, ओनियन, ब्रिंजल, टमाटर एंड कर्ली फ्लावर्स, इस तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें से ऑब्वियस सी बात है जहां सब्जियां होंगी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आलू ही सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, इन बिहारी चिनिया केला, अच्छा ठीक है, ओके, बिहारी लैंग्वेज में उसे ये बोलते हैं। ठीक है, ओके गुड। तो यहां पर ये थोड़ा सब्जियों के बारे में बताया, तो सब्जियों का भी आप देख सकते हैं। आप याद रखिए, मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ाई है, याद आया आपको? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या कहा था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, इधर से लॉ निकालिए, और ये लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, और वैल्यू एडिशन करके उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं, जिससे वो चीजें अच्छी कीमतों पर बिकती हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे टमाटर है ना, टमाटर, टमाटर को रॉ में बेचते हो अगर आप, तो कीमत कम में है। लेकिन अगर मैं टमाटर का क्या बना दूं, सूप बना दूं या केचप बना दूं, तो यहां पर प्राइस जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द बिहार। सरकार को क्यों बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करना चाहिए? कितना बढ़िया सवाल है। जवाब आपके सामने लिखा है। अरे हम क्यों नहीं करें, हमारे पास उत्पादन अच्छा खासा है, चाहे वो अगर हम देखें सब्जियों का उत्पादन या फिर देखा जाए तो ये उत्पादन बेसिकली फलों का, तो इसलिए सरकार को निवेश करना चाहिए। अब चूंकि ये अगर हाई, अच्छा दूसरा ये कि एक प्रॉब्लम और है कि एक तो उत्पादन की मात्रा ज्यादा है, दूसरा उसकी वजह से कीमत कम है, तीसरा क्या वेस्टेज ज्यादा है यहां पर? बोलो भाई, क्या वेस्टेज ज्यादा है बिहार के अंदर? कि जैसे आप केले की ही बात करें तो केले का मैनेजमेंट, स्टोरेज और ये सब चीजें हमारे पास होती नहीं है, तो पता चलता है कि हम वेस्ट कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी एक चुनौती होती है हमारे पास। तो यहां पर पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ये सब सब्जियां जनरली पेरिसेबल होती हैं। पेरिसेबल का मतलब है कि जो जल्दी खराब हो सकते हैं।
और फूड प्रोसेसिंग का काम है कि चीजों में वैल्यू एडिशन करते हुए फूड प्रोसेसिंग क्या करता है, पहले रॉ को किसमें लेकर जाता है, रॉ को मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जाता है और फिर वहां वैल्यू एडिशन करता है, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक, फिर यहां पर बताया गया कि स्वीट पोटैटो, अब मैं वापस से आपसे कह रहा हूं कि यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस डेटा, बट हां आपको यह पता होना चाहिए कि फसलें कौन सी हैं, सब्जियां कौन सी हो रही। अब वहां पर लिख दो तुम सलजम हो रहा है, अब सलजम हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही इकोनॉमिक सर्वे नहीं बता रहा सलजम, तुम लिखे, तुमको जो सब्जी का नाम आ रहा है तुम लिख दे रहे हो वहां की लौकी हो रही है, लौकी हो रही होगी, लेकिन लौकी हो सकता है मेजर वेजिटेबल ना होना यहाँ की। तो इसीलिए हमें अपनी, क्योंकि कोई भी फसल उसकी मिट्टी, उसकी इकोलॉजी, इन सब पर निर्भर करती है। हर फसल यहां नहीं, अब वहां लिख दूं मैं कि बिहार के अंदर चाय के बागान है, तो हो सकता है इक्का दुक्का जगह भी थोड़ा चाय हो रही हो, हम लेकिन चाय के बागान को मेन उद्योग मानकर नहीं छाप देंगे ना। यहाँ हो सकता है एक आध जिले के अंदर हो रहा है। अब मान लो पूरे, अगर मैं बिहार की बात करूं, पूरे बिहार में टमाटर अगर पोटैटो हो रहा है 87.78 लाख टन में, और उसमें से ही कुछ एक आध टन, 2, 5, 10 टन, 20 टन में कहता हूं, 50 टन कहता हूं चाय भी हो जाए कहीं, तो चाय तो मुख्य उद्देश्य उद्योग थोड़ी ना हो जाएगा हमारा, बात समझ। तो हमें चाय को इग्नोर कर, ठीक है जो कर रहे हैं कर रहे हैं, तंबाकू की खेती जो कर रहे हैं ठीक है, परमिशनल है, कर रहे हैं, जो परमिशन ले ली कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा मेजर नहीं है। मेजर हमें इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है कि जो जिस पर ज्यादा लोग रिलाई करते हैं, हमें उन चीजों को उनमें वैल्यू एडिशन को काम में डालना चाहिए। अब मैंगो की बात है, मैंगो जैसे अगर आप देखते हो ऑफ द टाइम भी हमें देखने को मिलता है, कई ऐसे बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पेय पदार्थ जिनको आप कहते हैं, याद है आप जैसे माजा पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, तो उसमें फ्लेवर भी अगर वो डाल रहे हैं, एडेड फ्लेवर भी है, तो उसमें कुछ तो एसेंस मैंगो का भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही वो है। ठीक है, तो इनका यूज किया जा रहा है और इन्हें हम इजीली स्टोर, जैसे अगर मैंगो को मैं वैल्यू एडिशन से जोड़ दूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ दूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर फिर हमें मैंगो ज्यादा टाइम तक हम सस्टेन भी कर पाएंगे, लंबे समय तक रख भी पाएंगे, खराब भी नहीं होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, जैसे अंगूर के मामले में। अब ग्रेप्स के साथ क्या अच्छी चीज है कि ग्रेप्स अगर आपने अच्छा रख लिया तो ठीक है, खराब हो गया तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्रेप्स से एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ स्वीट पोटैटो ये सब चीजें हैं, ठीक है, बट उनको ऐसे करके 1 to 1 याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पर बताया है। अब इसको रटना नहीं है आपने, आपको पता होना चाहिए कि टमाटर होता है, प्याज होता है, पोटैटो होता है ना, ब्रिंजल होता है, कली फ्लावर होता है, ये इनकी मेजर क्रॉप्स हैं बिहार की, ये आपको पता होना चाहिए एज ए छात्र। अच्छा क्यों पता होना चाहिए ये भी पता है, उसका रीजन बताते हैं। आप कहोगे सर मैं बनने जा रहा हूं एसडीएम, मेरा इससे क्या वास्ता, मैं क्यों इसको याद करूं। तो भैया याद इसलिए करना है क्योंकि फसलों में लगते हैं कीड़े, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, छोटी सी एक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि आपको क्यों पता होना चाहिए। फसलों में लगते हैं कीड़े, फसलों में होती है दुनिया की समस्या, बारिश कम जाता तो फसल पर असर, मानसून कम जाता फसल पर असर, मिट्टी की गुणवत्ता ऊपर नीचे तो फसल पर असर। किसान रोता रोता आपके पास आए, कहे साहब अरे हम तो मर जाएंगे, हमारी हमारी फसल ही अच्छी नहीं हो रही। तो तुम समझ तो तुम्हें होना इस चीज की कि ये आदमी रबी की फसल की बात कर रहा, मान लो मैं सब्जी की बात ना करके गेहूं और चावल, वो कह रहा है कि साहब फसल अच्छी नहीं हो रही, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कौन सा समय चल रहा है, इस समय कौन सी फसल बोई जाए, उसकी बात को ढंग से समझ पाओगे। अब वो कह रहा है, मान लो ऐसा कह दे किसान गलती से भी कि सर भारी बारिश नहीं हो पा रही है, ज्यादा बारिश होती तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाती हमारी, और तुम भी कि बहुत अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गेहूं की बारिश में भारी बारिश की क्या जरूरत है, गेहूं की खेती में, गेहूं तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ही नहीं। तो तुम उसको बता सकते हो कि यार तुम एक तो गलत नॉलेज है, जानकारी गलत है तुम्हें, पानी की जरूरत इसमें,
तो तुम ज्यादा ढंग से समस्याओं को समझ पाओगे। 4 साइंटिस्ट को, 4 रिसर्चर्स को बुलाओगे कि भाई ये बताओ अचानक से क्या हो गया है, अचानक से क्यों पोटैटो में इतने ज्यादा कीड़े लगने शुरू हो गए, क्या चेंज हुआ, ये नए तरीके का कीड़ा कौन सा। तो भाई तुम्हारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में रिपोर्ट लिखोगे अपने सुपर अथॉरिटीज को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, उनको बता पाओगे ना कि ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। तो यू मस्ट हैव टू नो दिस कि तुम्हारा एरिया किस लिए जाना जाता है। तो पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल्स एंड कर्ली फ्लावर्स, इस तरीके के उत्पादन होते हैं। तो कहां हो रहे हैं? पोटैटो पटना में ज्यादा हो रहा है, ऑनियन नालंदा में, ब्रिंजल नालंदा में, कर्ली फ्लावर हो रहा है आपका वैशाली में। ठीक, अब देखो जी क्या कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 2023 से लेकर 2028 के बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप 4। ठीक, ये उत्पादन में जो सुधार दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए 1, 2 और 3 को जिम्मेदार मानना कि हाँ इसकी वजह से ये सुधार हुआ है। इसको और बेटर करने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बढ़ेगा तब तो और मजा आएगा ना। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो हमें यहां पर क्या ऐसा करना चाहिए कि जिस लैंड्स के ऊपर हम नहीं ये चीजें कर रहे हैं उनको लैंड यूज में लानी चाहिए पहले तो, और दूसरा कि जो अनकल्टिवेटेड एरिया है उनको लाएं। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर को और बढ़ावा देंगे हम इस बार। ठीक है, बागवानी एक अच्छी चीज हो सकती है। और दूसरा, बिहार मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ा है। क्या आपको एग्रीकल्चर में, याद करिए जरा मुझे बताइए, एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी का यूज बताया गया था कि कैसे ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है, कैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं, कैसे जीपीएस यूज हो रहा है ना? बोलो। तो ये अभी हमें और मॉडर्न एग्रीकल्चर लेकर आना है। ठीक है, साथ ही साथ क्वालिटी प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आलू उगाए चले जा रहे हैं, और आलू उगा देना इज नॉट द मेन थिंग। हमारा मुख्य काम केवल आलू उगाना नहीं है, आलू की गुणवत्ता भी अच्छी होनी। जैसे चावल के मामले में एक समस्या है, चावल भारत की फूड सप्लाई तो इंश्योर कर गया, ध्यान रखना। जैसे एक समस्या सुनो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लागू हुई तो उस हरित क्रांति ने भारत के अंदर हर थाली में चावल डाल दिया कि ये लो चावल खाओ, मस्त रहो, कोई टेंशन की बात। लेकिन चावल के साथ एक समस्या है कि लो न्यूट्रिशियस है ये, न्यूट्रिशन बहुत कम होता है इसमें, न्यूट्रिशन होता नहीं है। यानी कि रोटी के जैसा नहीं है कि व्हीट में जो है वही कंपोनेंट्स आपको चावल में। चावल इजी है इसलिए बहुत तेजी से थालियों तक पहुंच गया, और चावल आसानी से। तो हमने ये चीज देखी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोटियों से ज्यादा चावल में इंटरेस्ट लेते हैं। अब वो चावल में इंटरेस्ट लेंगे तो एक समस्या आपको और देखने को ये मिलती है। क्या मिलती है बताओ? क्या हम ये कह सकते हैं, हमें एक समस्या ये देखने को मिलती है कि फिर बच्चों में न्यूट्रिशन पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए कम उम्र के बच्चों को दलिया खिलाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दलिया में गेहूं होता है, व्हीट होता है। इसलिए मल्टी ग्रेन दलिया भी आई जिसमें मोटा अनाज डाला गया। अब चावल में ऐसा कर नहीं पाए, तो चावल लोग ज्यादा खाने लगे तो पता चलता है कहीं माल न्यूट्रिशन हो रहा है, स्टंटिंग आ रही, कहीं वास्टिंग आ रही, कहीं ओबिसिटी आ रही है। ये समस्या देखने को मिली। क्या किया जाए? तो सरकार ने एक तरीका सोचा, राइस का फोर्टिफिकेशन करने का। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफाइड राइस उनको कहते हैं, हमने पहले भी बताया होगा। चावल लेते हैं, ठीक है, अब चावल में चूंकि न्यूट्रिशन नहीं है, कैसे डालें? तो चावलों में से टूटे हुए चावलों को निकाल लिया जाता है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन का एक तरीका बताता हूं। निकाल लिया और उसे चक्की में डाल के आटे के जैसा पीस दिया। ठीक, पीस के अलग रख दिया। फिर दूसरा क्या किया कि दूसरी तरफ बहुत सारे मिनरल्स या जो न्यूट्रिशन आपको डालने, वो भी आटे के फॉर्म में बना लिए गए। और जो चावल वाला आटा था और उस आटे को आपस में मिला दिया गया, और बाद में उसे मशीन में डालकर वापस से उसे चावल का शेप दे दिया गया। बात समझ में आई कि टूटे हुए चावलों को
मिला दिया गया उस आटे के साथ जिनमें मिनरल्स हैं, और दोनों को मिलाकर उसको राइस बना दिया। अब उस राइस के उस जो भी राइस है उसको वो मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं आपके दूसरे राइस और पकड़ के हिला देंगे। तो अगर आपकी थाली है तो उसमें अगर 100 चावल के दाने हैं तो हो सकता है 3 4 5 चावल, 8 चावल, 10 चावल वो मिनरल्स के चावल भी। तो ऐसे फोर्टिफाइड राइस अब चलाए जा रहे हैं और ये मैंडेटरी है। अब आपको जितना भी राइस मिल रहा है वो सारा राइस इसी तरीके का है। ठीक है, तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान किया गया। मेरा मतलब आप समझ गए? एक तरीका। अच्छा, आप कहोगे कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, चावल को तोड़ा पीसा और फिर चावल बनाया, क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि एक तरीका और भी हो सकता था कि वही आटा हम चावल पे ऐसे करके डाल देते और ऐसे करके हिला देते तो जो चावल पे खुद ही मिनरल लग जाता है। नहीं, इतना क्या चक्कर करने की जरूरत थी? ये तो सिंपल है कि अगर हमें मिनरल डालना है तो चावल की बोरी उठाई, खोली, उसमें पलट दिया मिनरल्स का आटा, ऐसे हिला दिया। क्या समस्या है इसमें? समस्या है इसमें कि चावल बनाने से पहले घर में महिलाएं चावल को रगड़ रगड़ के धोती है, बोलो। और जब वो चावल को रगड़ रगड़ के धोएंगी तो मिनरल सारा निकल जाएगा। तो इसलिए यह मेथड काफी कारगर साबित नहीं हुआ। इसलिए उस मिनरल को किस फॉर्म में लाया गया? उन मिनरल्स को चावल के फॉर्म में लाया गया और वो चावल से मिलाकर ही बनाया गया। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करना है? माइक्रो इरिगेशन पर ध्यान देना है आगे चल के। यानी कि अगर कृषि रोड मैप 4.0 से आपसे पूछा जाए कि क्या फोकस करें, कैसे वो चाहेंगे कि हमारी ईल्ड को बढ़ाया जा सके, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में वेजिटेबल्स हो, तो हमने फोकस किया है कि जो अनकल्टिवेटेड एरिया है, जो ऐसी लैंड है जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस सारी लैंड्स को भी हम यूजेबल करेंगे, प्लांट करेंगे। ऐसे मतलब प्लांट्स, ऐसे चीजों को प्लांट किया जाएगा जिसमें क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता हो, ऐसी चीजों को। दूसरा, यहां पर हम ये भी कोशिश करेंगे कि माइक्रो इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन है, यानी कि जो सिंचाई है, उसको भी यहां पर नई नई टेक्निक्स के माध्यम से, जिससे पानी वेस्ट वगैरह ना हो, वो भी यहां पर फोकस किया गया है। इज दिस क्लियर? क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? एक बार लेट मी नो दिस। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? बोल दो फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा किस चीज का है? मैंने कहा था कि एनिमल एग्रीकल्चर एंड उसके साथ साथ आपका एलाइड सेक्टर भी है कि नहीं है? एलाइड सेक्टर क्या होता है? एलाइड सेक्टर में मैंने आपसे कहा था डेयरी इंडस्ट्री भी आ सकती है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है। कई दफे अलग अलग नाम देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, एनिमल रियरिंग पशुपालन, लाइव स्टॉक पशुपालन। ठीक है, इसमें अलग अलग शब्द नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक ही मतलब है इसका। हिंदी में इसको केवल पशुपालन या पशुपालन के अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। कल हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 45 to 47% पॉपुलेशन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कामों में ही लोग होंगे। मतलब या तो खेती करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, डेयरी का काम करते होंगे, मछली पालन करते होंगे, बागवानी करते होंगे, ये काम करते होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या स्टेटस है एनिमल का। अच्छा, एनिमल रियरिंग शुरू करने से पहले या हस्बेंड्री शुरू करने से पहले एक चीज बता दो, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर विमेन इन रूरल इंडिया। क्या आप इस स्टेटमेंट से रास्ता रखते हैं, यानी इत्तेफाक रखते हैं? बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एनिमल रियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो एनिमल हस्बेंड्री केवल एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, वो गांव में महिलाओं का विमेन एम्पावरमेंट का सोर्स है ना? यानी कि मेजर जो एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक है, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रूरल विमेन्स, यानी कि गांव की महिलाओं के द्वारा ही तो किया जाता है। याद करिए आप, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, है ना, उनको चराने का काम है। हाँ, ये जरूर है, जिसे इसमें जो एनिमल का चक्कर है, उसमें जो पोल्ट्री वाला एरिया है,
वो काम पुरुष खुद करते हैं, मीट बेचने का एरिया है वो काम पुरुष खुद करते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आइए आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ड्यूरिंग टू 2018-19। एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में यहां डिस्कस किया गया है। एग का प्रोडक्शन 327 करोड़ हुआ है। कितना एग खा रहे हो भाई तुम लोग। मीट आउटपुट भी इंक्रीज हुआ है। अरे भाई साहब, चिकन चल रहा है, चिकन मटन टिक्का चल रहा है। 3.96 लाख करोड़ यहां पर मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो। और जो सबसे जरूरी है और भारत में सबसे यानी कि सबसे सर्वाधिक मांग रखने वाला उत्पाद जो है वो है मिल्क। और मिल्क के मामले में भारत दुनिया का सबसे एक नंबर पर देश है। 125 लाख टन यहां पर उत्पादन किया गया है 2022 में, ठीक है। लाइव स्टॉक वेल्थ के बारे में बताया गया कि देखो जी, अगर हम गांव के अंदर देखें तो या बिहार के अंदर देखें तो 2019 से 2003 को कंपेयर करिए। 2003 से लेकर 2019 के बीच में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो 35% इंक्रीज हुई है और ये पहुंच गई है 36.54 मिलियन, ठीक है। कैटल पॉपुलेशन यानी कि दुधारू पशु जो गाय वाय होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट शेयर आपके वहां पर 42.17% है। इसीलिए आपके वहां पर दूध की भरपूर मात्रा है, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोट बकरियों का भी पॉपुलेशन देखें, बकरियों का इस्तेमाल तो ऑब्वियस से पता है, मटन के लिए भी होता है और दूसरा दूध देने वाले पशु के रूप में भी उसको पालते हैं लोग। फ्रॉम 9.61 मिलियंस इन 2003 और जो कि बढ़ा और आज के समय में 2019 के अंदर जो पॉप सेंसस हुआ उसमें बताया गया 12.82 यानी कि 12.82 मिलियन। आप कहोगे सर इसको याद रखना है, अगेन याद नहीं रखना है, बट हैव टू नो दिस कि मेजर, अब मैं कह दूं कि बिहार में याक पाला जाता है तो तुम कहोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, है ना। तो याक नहीं पालते ओके, लेकिन क्या पालते हैं ये पता तो हो ना। और किनकी संख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कैटल पालते हैं हम लोग बिहारों में। और उसके बाद देखा जाए तो यहां पर गोट है, गोट का नंबर भी बहुत है, बकरियां बहुत पाली जाती हैं। फिर यहाँ बफेलो यानी कि जो आपके भैंस वगैरह हैं वो, उनकी संख्या भी 7.72 मिलियंस है। पोल्ट्री पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंक्रीज बाय 18.3%। तो जो ये पोल्ट्री वगैरह है इनके नंबर्स भी बढ़े हैं और आज के समय ये 13.9 यानी कि लगभग 14 मिलियन के आसपास इनका नंबर हो चुका है। अच्छा, हाउ दिस इज हेल्पफुल, हमारे लिए किस प्रकार ये हेल्पफुल है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना। देखो, अगर मैं एनिमल या लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। पहले हम इसका इस्तेमाल डेयरी में करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल मीट के रूप में करते हैं। तीसरा, हम इसका इस्तेमाल आज के टाइम पर कर लेते हैं एग वगैरह में, ठीक है, फूड्स में। जो मीट हो गया वो उसी में आ गया। और चौथा इस्तेमाल हम इसका लेदर में करते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज किया जाता है आज के टाइम पे, ठीक। अब इससे फायदा क्या है, एम्प्लॉयमेंट होता है, किसको, विमेन को होता है। इसके अलावा एडिशनल इनकम सोर्स है ये, यानी कि एक अतिरिक्त आय होती है टू फार्मर्स, किसानों को, है ना, ये भी है। एक किसानों को क्या होती है, एक अतिरिक्त आय भी देखने को मिलती है। और महिलाओं को, विमेन को एम्प्लॉयमेंट, और इसका एक रीजन है कि इसी की वजह से ये एम्पावरमेंट भी होता है। इसके अलावा ये चीजें माल न्यूट्रिशन को एड्रेस भी करती हैं, यानी कि कुपोषण को भी क्या करती हैं, एड्रेस करती। इसके अतिरिक्त एक जरूरी चीज है, जरा याद करिए, क्या हम ये कह सकते हैं ये आपका फूड सप्लाई मेंटेन करने में काम आते हैं। जैसे आप लोगों में से जो लोग नॉनवेज खाते होंगे
उनको कभी आप पूछ दो कि इतना नॉनवेज क्यों खाते हो, हैं, अच्छा लगता है, तो वो तुमको क्या लॉजिक देंगे कि अगर हम नहीं खाएंगे तो इस पृथ्वी के ऊपर मुर्गियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मुर्गियां राज करेंगी, है ना। तो ये फूड सप्लाई चेन, और अगर वो ये नहीं खाएंगे तो फिर कुछ और खाएंगे, तो हो सकता है फूड की क्राइसिस हो जाए। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, इसलिए हम लाइफ स्टॉक पर फोकस करते हैं। ये इतनी समझ अगर हमको है तो नीतीश बाबू को भी होनी चाहिए। तो हमारे नीतीश कुमार साहब ने भी इस चीज को समझा। क्या समझा? उन्होंने बिहार लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान लॉन्च किया, और इस मास्टर प्लान को 2018-19 से 2022-23 के बीच में लॉन्च किया गया। क्या था इसका मेन पर्पस? था लाइफ स्टॉक के प्रोडक्शन को बढ़ाना, एनहांसिंग द एनिमल हेल्थ। अच्छा, आज के समय में, पिछले कुछ समय में जो ट्रेंड है लाइव स्टॉक का, वो काफी हद तक कम हुआ है। लोग थोड़ा आकर्षण कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो नई तरीके की बीमारियां, फूट माउथ डिजीज, है ना, तो इस तरीके की बीमारियां अगर होंगी तो उनका इलाज समय पर नहीं है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो एक बर्डन बन जाते हैं। तो इसलिए पहले ही लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि जी हमें नहीं करना। एनहांसिंग एनिमल हेल्थ, ठीक है, एंड वेलफेयर, क्रिएटिंग एफिशिएंट मार्केट, और एक बढ़िया मार्केट वगैरह भी लिंक किया जाए। तो 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में काम किया गया कि इनकी हेल्थ को ठीक किया गया, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, साथ ही साथ एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केट दी गई जहां पर इन पशुओं को बेचा खरीदा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। एग्रीकल्चर रोड मैप 4 क्या है? एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के अंदर, जब चूंकि 2022-23 में खत्म हो गया, तो 23 के अंदर एक नया रोड मैप आता है। उस रोड मैप में क्या बताया गया कि देखो जी, हम लाइफ स्टॉक पर फोकस करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर की बात कही गई थी कि गौशाला डेवलप किए जाएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाया जाएगा, कई सारी स्कीम्स लेकर आएंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भैया लाइफ स्टॉक का बहुत सारा फायदा है, इसका फायदा उठाने का काम करिए। चलिए डेयरी इंडस्ट्री भी देख लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो टोटल मिल्क आउटपुट जो है बिहार के अंदर बढ़ा है, 125 लाख टन 2022-23 के अंदर हो गया है, जो कि लास्ट ईयर से 6.49% बढ़ा है। अभी मैंने कहा था कि हमारे देश जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे, और मिल्क की तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है ना। स्टेट मिल्क प्रोडक्शन इन 2022 वाज तो प्राइमरली सोर्स फ्रॉम द काउ। हमारे यहाँ जो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा दूध आता है वो काउ मिल्क होता है, फिर 34% बफेलो यानी कि भैंस का दूध आता है, और 2.2% आता है भाई गोट यानी बकरियों से। ठीक है, अब डेयरी इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर काम है, और बिल्कुल 2023 से 28 के बीच में जो कृषि 4 है रोड मैप, उसमें भी बताया गया कि हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक, अब आते हैं पोल्ट्री पर। पोल्ट्री क्या है? बिल्कुल पोल्ट्री यानी कि पोल्ट्री का मेन उद्देश्य होता है एग। ठीक है, तो एग प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा है, और आज के टाइम पर 327.43 करोड़ एग प्रोड्यूस हुए बिहार के अंदर, जो कि 14.5% है। ठीक है, ग्रोथ ये इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी दी है, नई नई टेक्नोलॉजी करी है, और बेटर मार्केट भी इंप्रूव हुआ है। फिशरीज वाला सेक्टर अगर देखें तो यहाँ कोई ऐसा कोस्टल लाइन तो नहीं है, तो बहुत यूनिक फिशेस तो नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पर, लेकिन हाँ नदियां जरूर है। नदियों में आपको कई तरीके की नदियां, जैसे गंगा ही है, तो वो बढ़िया नदियां होने की वजह से यहाँ पर आपको ठीक है, ठीक ठाक उत्पादन फिशरीज का भी हो जाता है। तो 6.02 लाख प्रोडक्शन था 2018-19 में। आज ये प्रोडक्शन बढ़कर 8.46 लाख टन है। जैसे मैं कह दूं कि लाइव स्टॉक के, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर या जो एलाइड सेक्टर है उसमें फिशरीज सेक्टर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, तो वो नहीं हो सकता। सेंसिबल होना है आपको कि कोस्टल लाइन नहीं है तो ऐसा नहीं कि सारे लोग इसी पर, तो यहाँ पर ठीक है, वो थोड़ी बहुत मछलियां तो काम की हैं यहाँ पर। ठीक है, पिछले 5 सालों के अंदर 8.91% की ग्रोथ रेट से यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए लीडिंग डिस्ट्रिक्ट द फिश प्रोडक्शन वर्क मधुबनी, मधुबनी में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, फिर दबंगा, फिर ईस्ट चंपारण, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश सीड्स द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर, ये सब भी काम की चीज नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फिश प्रोडक्शन में भी यानी फिशरीज सेक्टर भी यहाँ एग्जिस्ट करता है, और वहां ठीक तरीके से 8.91% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है,
और साथ ही साथ लगभग 8.4 लाख टन टोटल प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है पिछले कुछ समय के अंदर। अगर देखा जाए तो फिशरीज पर सरकार अधिक ध्यान दे। उसका एक बड़ा रीजन है कि सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि पीएम मत्स्य संपदा योजना नाम की एक योजना चलाई थी। उस योजना के तहत सरकार लगातार, जैसे इस बार के बजट में ही सरकार ने प्रॉमिस किया कि 5 एक्वाकल्चर पार्क लॉन्च करेंगे। एक्वाकल्चर, जब आप मछलियां लेकर आते हो तो उसको आप ज्यादा समय तक बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो मर जाएगी और फिर उसके धीरे धीरे करके खराब होने सड़ने लग जाएगी। तो उसके लिए फ्रोजन यानी कि रेफ्रिजरेशन की, स्टोरेज की क्षमता चाहिए। तो सरकार उस पर काम कर रही है कि कुछ ऐसे एक्वाकल्चर पार्क्स बनाए जाएं जहां पर ये चीजें हो सकते हैं। अब एग्रीकल्चर की हमने बात कर ली, तो एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाएगी सरकार, क्या फोकस कर रही है, जरा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है एग्रीकल्चर के अंदर हमारी सरकार का कि वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसलिए बढ़ाए क्योंकि केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर ज्यादा हो रही है, जो लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज पैदा कर रही है। क्या है सरकार के इसमें इनिशिएटिव्स? जैविक खेती प्रोत्साहन फॉर 38 डिस्ट्रिक्ट्स। 38 डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार ने हरी खाद योजना के अंतर्गत जोड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत सरकार उनको मैन्यूअर्स देती है, यानी कि हरी खाद देती है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है। जैविक कॉरिडोर योजना फॉर द 13 डिस्ट्रिक्ट्स। जैविक कॉरिडोर, जैविक मतलब आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये योजना है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बाकी ऊपर वाली स्कीम्स तो स्टेट गवर्नमेंट के। बायोस फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, तो अब जो ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है ये केमिकल बेस्ड ना होकर हम लोग बायो बेस्ड करते हैं और इनको उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सीड सेक्टर इनिशिएटिव्स, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से यहां पर बहुत सारी सब्सिडीज, चाहे वो डीजल पर हो, चाहे वो कृषि के इनपुट्स पर हो, चाहे वो क्रॉप्स पर हो, जिससे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। पिछले दिनों हमने ये भी पढ़ा था कि अब एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, तो बिहार सरकार बिल्कुल उस प्रोग्राम को भी लॉन्च करके रखी है। डीबीटी यानी कि सरकार ने बिल्कुल कोशिश की है कि जो किसान हैं उनके खातों में ही पैसा जाए। तो डीबीटी, क्रॉप रिसीड्यूड बर्निंग, और जो हमारी फसलें हैं उनको हम, उनका जो वेस्ट है जो जला देते हैं, सरकार उनको भी यूज करने का इस्तेमाल कर रही है और कह रही है भाई मत जलाओ क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, अब याद होगा आपको पढ़ाया गया। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टैंडिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशंस, किसान चौपाल, डेवलपमेंट मार्केट यार्ड्स, बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हर स्कीम में ये लगभग उसके नाम से ही पता चल जाता है कि क्या करेंगे। जैसे बिहार चौपाल, चौपाल में क्या होगी? बातचीत, बातचीत में क्या देंगे? सजेशन, है ना। किसान चौपाल में क्या बताया जाए? कौन सा बीज कितना यूज करो, कितना, ये काम की बातें होती ना उसमें। जैसे स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल किस से ले जाए? यहाँ सिलाई बुनाई तो नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का स्किल होना चाहिए, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। तो दीज आर द इनिशिएटिव। अब आप कहोगे कि सर ये इनिशिएटिव हम क्या करें? पूरी क्लास का यही तो क्रक्स है, आपको ये इनिशिएटिव याद होने चाहिए, पता होने चाहिए सारे। अगर नहीं याद है, पिन पॉइंट याद है, पर 2-4 इनिशिएटिव बिल्कुल पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? उसका एक रीजन है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद वो आपसे पूछते हैं सरकार क्या कदम उठा रही है। अगर सवाल कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं यही इनिशिएटिव लिख सकता हूं और मोस्ट प्रोबेबली 80% वो चीजें क्लिक कर जाएंगी, फिट बैठ जाएंगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना है। कल मैं जब आऊंगा तो इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे और यहां तक आपको जो पीडीएफ मिला है उसको रीड करके आएंगे। जस्ट मेक इट श्योर कि हाँ जी आप रीड करके आएंगे। सभी लोग प्रॉमिस कर दीजिए फटाफट। और बाकी के लोग जो मुझे बाद में देखते हैं, आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज कम लाइव फॉर द क्लास, क्योंकि आप अगर बाहर बाद में इसको देखोगे तो आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, हाउ आई विल टैकल देम, ठीक है। तो जस्ट ट्राई, कोशिश करिए कि आप लाइव क्लासेस लें। आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ना लाइव ही चाहिए, रिकॉर्डिंग्स नहीं देखनी चाहिए। सबकी लाइव क्लासेस करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।